की ना ये पहली क्लास है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है। हाँ जी, हम पहले कल की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आपने कल की न्यूज़ देखी? कनाडा करके एक देश है, सुनी उसकी न्यूज़? अच्छा, नहीं सुनी। देखिए, ये जो क्लास है ना, ये आपकी पॉलिटिक है, फिलहाल पहली क्लास है। ये बताया था जो हम पॉलिटिक होती क्या है, जिसको हिंदी में बोला जाता है राज व्यवस्था। क्या होती है? बोलते पॉलिटी पॉलिटी चिल्लाते रहते हैं। क्या पॉलिटिक्स पॉलिटी होती है? बच्चे ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे। क्या पॉलिटिक्स होती है? बोलते हैं ना, क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है? पॉलिटिक्स, क्या ये पॉलिटी होती है? हिंदी में बोलते क्यों राजनीति कर रहा है? क्या ये पॉलिटी होती है? नेता ही पॉलिटिक्स करते हैं। जो नेता होते हैं, जो आपके लीडर होते हैं, जैसे आपके राहुल गांधी जी हैं, जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, ये क्या है? पॉलिटिशियन तो यही है ना। इंडिया में जब हम पॉलिटिशियन की बात करते तो हम किन को देखते हैं? हम राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, यही तो देखते हैं। तो जो नेता होते हैं ना, यानी कि जो आपके पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं यानी कि जो आपके राजनेता जिनको बोला जाता है, राजनेता होते हैं, कहीं ना कहीं यही पॉलिटी के पार्ट माने जाते हैं, क्योंकि यही देश को चलाते हैं। पॉलिटी का मीनिंग देखा जाए ना, जब हम पॉलिटी का मीनिंग देखते हैं, यानी पॉलिटी का मतलब क्या है, जब हम देखते हैं तो इसका हम ये देखते हैं कि हाउ टू रन ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम को कैसे चलाए। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम का यहां पर मतलब होगा देश को। किसी भी देश को हम कैसे चलाते हैं? सिस्टम यानी व्यवस्था, व्यवस्था इसी को बोला गया है देश। सिस्टम देश, या फिर कोई होगा कंट्री, कंट्री, या फिर स्टेट हो गया, स्टेट जैसे कि बिहार स्टेट होता है ना। पॉलिटी हम क्या पढ़ते हैं? आयोग ने देखो सिलेबस में क्या लगाया है, पॉलिटी। यहां पर क्या लगाया है? जब हम जब यहां बात करेंगे पॉलिटी, यहां पर है, ये है आपका पॉलिटी ऑफ इंडिया, यहां नीचे लिखा हुआ है पॉलिटी ऑफ इंडिया। जब हम यहां देखते हैं, वहीं पर जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी क्या लगाया है? मेंस में भी आपको पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार। यानी आयोग आपसे ये चाह रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए, जिस दिन आप आयोग में आओ उससे पहले आपको जानकारी इतनी होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी तो हम आपको दे देंगे, आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि देश की सरकार कैसे चल रही है, देश कैसे काम कर रहा है, बिहार कैसे काम कर रहा है। अब उसमें कौन से नियम कायदे हैं, कौन से लॉ हैं, कौन से, जैसे कि आपका होता है ना, ट्रैफिक का वायलेट करेंगे तो ट्रैफिक का लॉ लगेगा। आपके जो नियम कायदे वो तो हम सिखाएंगे ना। कम से कम आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपको बिहार कैसे रन कर रहा है और देश कैसे चल रहा है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आ जाइए बेटा, ये रहता आपका कि पॉलिटी ऑफ इंडिया में आपको यही रहेगा। बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, आप बैठना चाहिए थोड़ा। तो ये रहेगा आपका कि हम जब देखते हैं कि इसमें देश कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी, क्योंकि आयोग आपसे उम्मीद करता है ना आपको हल्का फुल्का जानकारी हो। तो ये रहेगा आपका पॉलिटी। तो जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि एक सिस्टम कैसे चले। बोलते हैं ना, कभी आपने सुना है सिस्टम तो एकदम बेकार है? सुना है कभी? क्या होता है सिस्टम बेकार का मतलब? व्यवस्था खराब है। यहां व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आपको तो हल्का से कल हमने बता दिया था। हाँ बताइए, सिस्टम बेकार है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, ये पहले, हाँ बिल्कुल,
ये पॉलिटी की पहली क्लास है आपकी, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इस क्लास के साथ आपको क्या पढ़ना है, याद रखिए, आपको इस क्लास के साथ 6 क्लास की एनसीईआरटी, आप लिखना चाहें तो लिख लो एनसीईआरटी, ये आपको घर से पढ़ के आना है। इसका चैप्टर नंबर 3 है, ये रहेगा आपको चैप्टर नंबर 3, ये आपको पढ़ना है, आप लिखते जाइए। मैं आपको एनसीईआरटी का, आप पढ़ा है आपने तो आपको तो अच्छा समझ होगा, ठीक है। 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि सरकार में अच्छी खासी महंगाई हो गई, या फिर हम कभी ये बात करते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा करप्ट है, हम किसकी बात कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आप बताना। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या रहता है ना, यहाँ पर है हाउ टू रन ए सिस्टम, हमारा ये अर्थ है। और ये जो हमारा मीनिंग है, पॉलिटी का एक बेसिक मीनिंग माना जाता है कि हाउ टू रन ए सिस्टम। और हाउ टू रन ए सिस्टम, सिस्टम का मतलब हो गया हमारा यहाँ से गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब कि सरकार, सरकार यानी कि किसी भी देश की सरकार है। तो जब हम सरकार को देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि सरकार में जब सरकार के 3 हिस्से होते हैं, यानी सरकार के 3 पार्ट होते हैं, जिनको बोला जाता है सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पूरे संसार में 3 ही चीजें मिलेंगी, चाहे आप इंडिया के सिस्टम को उठाकर देख लो, चाहे आप अमेरिका के सिस्टम को उठाकर देख लो, चाहे आप साउथ अफ्रीका के सिस्टम को उठाकर देख लो। अब बताइए साउथ अफ्रीका कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका, जब हम मैप की बात करते हैं, हम साथ साथ हल्का सा मैप देखते हैं, आपको याद रहेगा। आप मैप ले आना साथ में, एक याद रखो, आपको क्या करना है, एक मैप लेकर आना है। और मैप कौन सा लाना आपको, अभी जैसी क्लास कंप्लीट हो आप एक मैप खरीद लेना, ये रहेगा आपका ऑक्सफोर्ड। अच्छा है, एटलस है, जिनके पास नहीं है वे खरीद लेंगे ऑक्सफोर्ड एटलस, ये काफी काम आएगी आपको। हाँ, तो ये ना, ये काफी काम आएगी। जैसे काफी बच्चे ना, अभी आज पहली क्लास से काफी बच्चे जुड़े हैं, तो इनका क्या रहेगा, ये है एटलस, उनको खरीदना है। एटलस एकदम बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से आपकी क्लास चल रही है, तो हम ये मान के चलेंगे अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अभी आपको एक एक चीज के बारे में पता लगेगा, चाहे आपको देश के बारे में पता लगे, चाहे आपको किसी भी बारे में, हम ये मान के चलेंगे। तो एटलस आपको खरीदना है। जब हम यहाँ पर हमने बोला ना, जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, क्योंकि जिन जिन देशों की मैं बात करूंगा ना, वो देश कहां भाग गया, ठीक है, ये है आपके, ठीक है, वर्ल्ड मैप अभी खुल जाएगा, 1 मिनट लगेगा। ये है ना, ये रहा, देखिए ये है एशिया और ये है हमारा इंडिया, याद रखिए ये है हमारा इंडिया। जब हम या अफ्रीका की बात करते हैं ना, आपने 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में कभी पढ़ा होगा, ये है साउथ अमेरिका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, दक्षिण, सॉरी साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका बोलते हैं इसको, सॉरी साउथ अफ्रीका बोलते हैं, हाँ इसको साउथ अफ्रीका बोलते हैं, अमेरिका अलग है, इसको बोलेंगे आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का नाम सुना है आपने, किसी ने सुना है? गांधी जी जब गए थे, यहां पर ही गए थे,
यहाँ पर ही, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ही गए थे, कभी आपने सुना हो तो। यहाँ क्या हुआ था, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था यहाँ से अंग्रेजों ने। यानी जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर थे, यहाँ पर तो रूल करते ही करते थे, यहाँ भी रूल करते थे, और यहाँ पर रूल करते थे, उनको बाहर फेंक दिया। तो बोले अच्छा आपने हमें बाहर फेंका, आप हमारे देश में आइए, हम फेंकेंगे बाहर। तो इसके बाद फ्रीडम की फाइट हुई और 1947 में इंडिया आजाद हुआ। ठीक है, आपको कुछ देशों को, सारे देश संसार में आप देखेंगे ना, तकरीबन आपके 200 के आसपास देश हैं। यूएन में 197 है। आपको इतना क्या मतलब है इतने देश याद करने का? कोई मतलब नहीं। आपको गिने चुने 10-15 देश मैन याद करने, बाकी अपने आप हो जाएंगे। एक तो है जैसे साउथ अफ्रीका, दूसरा रहेगा ये आपका अमेरिका है। नाम सुना है अमेरिका? ये है आपका अमेरिका, इसी को बोलते हैं यूएसए, अमेरिका। जाते हैं ना लोग अमेरिका में। इंग्लैंड, अंग्रेज भारत के ऊपर राज करके चले गए। आप बताएंगे कहां पर है इंग्लैंड? इंग्लैंड अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड है यहाँ पर। छोटा सा देश है। आपको गुस्सा भी आएगा अगर आपको पता लग जाता, कभी इंडिया वालों को पता लग जाता इतना छुटका सा है और इतने बड़े देश पर राज कर रहे हैं, उठा के तभी फेंक देते बाहर। यहाँ क्या है, उनको पता ही नहीं लगा इतना छुटका सा देश है। वो तो मुट्ठी भर लोग आए इतने बड़े। ये है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड यानी कि इसको बोलते हैं, यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये है आपका नीचे वाला है अमेरिका, अमेरिका का है यूएसए। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका कनाडा। ये वाला एरिया है ना, इसका जो ऊपर का ये हिस्सा है कनाडा। कनाडा इसके जो प्रधानमंत्री है, ये मैं यही बात बोल रहा था, इसके प्रधानमंत्री हैं, इसके प्रधानमंत्री ने कल इस्तीफा दे दिया। ये इतनी दूर देश है, इंडिया कहां पर है? ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है। अरे आप कहां हो? इंडिया कहां पर है? ज्यादातर जो पंजाब वाले होते हैं ना, पंजाब है, पता है ना, पंजाब के लोग होते हैं ज्यादातर, यहाँ पर जाकर बस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कनाडा में खूब सारे सिख लोग रहते हैं, खूब सारे लोग रहते हैं सिख। तो इसमें ज्यादा लोग सिख रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां के नेता सोचते हैं भाई सिख लोग हमें वोट देंगे, इसलिए वो खूब सारी ऐसी बातें करते हैं जो सिखों के फेवर में होती हैं। उसी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, हम आगे पढ़ेंगे, वो है आपका पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब हम ये देखेंगे अलग से सिख देश की मांग कर रहे हैं, एक ये भी हिस्सा है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। और भारत क्या बोलता है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम महात्मा बुद्ध के देश हैं। और महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली कहां पर है? बिहार, गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध। लुम्बिनी नाम सुना है? वो आपको आगे पता लगेगा, वो मेरा काम नहीं है। गया है, कहने का ये बात है, महात्मा बुद्ध की जो भूमि है वो बोध गया है, क्योंकि वहीं से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारे संसार में फैला। तो जो बोध गया की भूमि है, तो इंडिया उसी को मानता है। इंडिया ये मानता है कि हमारा देश महात्मा बुद्ध के रास्ते पर है, हम किसी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये है इसके, ये देश मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं, होगा क्या ना, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना, इन देशों को आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। जैसे आप अपने पड़ोसी से सीखते हो, देश किससे सीखेगा? देश तो अपने पड़ोसी से सीखेगा। देश का पड़ोसी कौन है? देश के पड़ोसी यही तो है ना। जैसे यहां पर हो गया, ये ऊपर देखेंगे, रूस का नाम सुना है? रसिया, रसिया इसी को बोलते हैं रूस, रसिया। इसके जो प्रमुख है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। सुना है व्लादिमीर पुतिन? नहीं सुना? अरे बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं वो तो पता है क्या करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। अब मोदी जी कभी हॉर्स राइडिंग करते दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा? वो पेंट पहनते हैं और ऊपर कुछ नहीं पहन रखा, वो हॉर्स राइडिंग करते हैं, ऐसे तक वो फोटो बाहर निकालते हैं। काफी ज्यादा फेमस है ये व्लादिमीर पुतिन।
ये है रसिया है। मैंने आपको कुछ देशों के बारे में बताया, सारे में नहीं बताया। एक तो आपका रसिया। मैप बनाना चाहे तो बना लो ना, अच्छा लगेगा। बना सकते हो मैप? नहीं बना सकते? ठीक है, देशों के नाम तो लिख सकते हैं ना, नाम लिखिए जिन जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं। जाकर मैप पर देखने हैं तो ये देश, इसलिए नाम लिखिए। रूस, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। लिख लिए? ठीक है, आप भी लिख लो सारे के सारे। एक ये देश है छोटा सा, एक और देश है यहां पर, आपको दिखाई दे रहा है एक देश है, ये कंट्री है, इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश है ये। देखो नीचे, इंडिया से नीचे। और आपको पाकिस्तान का पता है कहां पर है? जानते हो पाकिस्तान कौन है? नहीं जानते? पाकिस्तान को इंडिया का शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता है। आपका पड़ोसी देश है, यहां पर है पाकिस्तान, छोटा सा ये है। एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो हमारे काम का रहेगा। आगे जब हम ये बोलेंगे ना कि भाई भारत की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो हम इन देशों के बारे में बात करेंगे आगे। ये रहेगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, रसिया हो गया, इंग्लैंड हो गया। आपने जर्मनी का नाम सुना है? क्या है जर्मनी? हिटलर का नाम सुना है? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हिटलर का नहीं सुना। आपने सुना है? कौन थे हिटलर? हाँ, आप बताएंगे? हिटलर कुछ ऐसे थे, जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री होता है ना, मोदी जी हैं, वहां के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो भी वहां के इलेक्शन लड़ने के बाद बने थे, याद रखिए। वहां के हेड बन गए, उनको हेड को बोला जाता है वहां पर चांसलर। वहां के चांसलर नाम वही है, जैसे होता है ना किसी का नाम है, जैसे सुमित नाम है किसी का, तो ये क्या रहेगा? सुमित को क्या बोलने लगे? सु। या फिर क्या बोलने लगे? टोनू, मोनू, रिंकू, कुछ भी और बोलने लगे, नाम क्या है? सुमित। सेम है जैसे इंडिया में क्या बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वहां जो पावर होती है उसी को क्या बोला जाता है? चांसलर। भाई वो उस देश के हिसाब से बोलेंगे। तो जो यहाँ के ये बन गए, चांसलर बने, तो उन्होंने क्या किया? बोले हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वहां का जो संविधान है वो खत्म कर दिया। यानी कि वो ये बोला कि मैं अगर पावर में आ गया हमेशा मैं ही रहूंगा। उसने इस तरह का कानून बना दिया। कहने की सिंपल ये बात है कि उसने ऐसा कानून बनाया और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब मोदी जी को आप वोट देकर हटा सकते हैं 5 साल में काम नहीं करें तो। अगर मोदी जी ऐसा कानून बना दे कि वही देश में रहेंगे जब तक जिएंगे, क्या होगा? नीतीश कुमार जी ऐसा कानून बना दे कि नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम रहेंगे, तो क्या रहेगा? कोई सरकार आए नहीं एक्सेप्टेबल है। तो ये बताइए, आप जब पैदा हुए तब बिहार के सीएम कौन थे? ठीक है, अभी कौन है? जब आप 5वीं 5th क्लास में थे तब कौन थे? 5th क्लास में थे तब कौन से साल में थे 5th क्लास में? बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी, तकरीबन 2002-3 से बिहार के सीएम में 4 के आसपास आए थे, तब से लेकर अब तक सीएम हैं। थोड़े थोड़े दिन चेंज होते रहते हैं, वो तो थोड़े से दिन आए थे। देखिए कोई भी हो, बिहार में सीएम कौन रहेगा?
नीतीश कुमार जी रहेंगे, ऐसा माना जाता है। तो क्या रहता है, अगर वो कानून से ही बना दे भाई हम ही सीएम रहेंगे तो गलत है, वो गलत होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे ही बना दिया। अभी आगे बात करेंगे पॉलिटी में, इसलिए आपको पॉलिटी पढ़ना जरूरी है, क्या बना सकता है या नहीं बना सकता। यहां पर क्या रहा, इन्होंने बोला कि हम ही देश के हेड रहेंगे, हिटलर ने, हम देश के हेड रहेंगे, तो क्या हो गया, यहां पर इन्होंने आसपास के देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे आप प्रथम सेकंड वर्ल्ड वॉर आप नाम सुना है, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि पूरे देश संसार में लड़ाई हो गई। आप पड़ोसी पर लड़ाई करेंगे तो वो लड़ाई करेगा ना, तो इसलिए एक देश है जर्मनी, ये फेमस है जर्मनी, आप लिख लिए जर्मनी, जो आपके काम का है। सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी में गए थे, नाम सुना है सुभाष चंद्र बोस, हमारे काफी अच्छे लीडर माने जाते हैं। इसी के पास में एक देश है फ्रांस, छोटा सा देश है, मैंने यहां जगह कम है इसलिए यहां लिख दिया, पर यहां पर एक इसी के पास एक देश है फ्रांस, फ्रेंच बोले जाते हैं यहां पर, फ्रांस देश है, नाम सुना है फ्रांस, पेरिस एफिल टावर सुना हो, सुना है, फ्रांस है एक देश, इसके पास में ही है ये देश है। हमारे काम के इतने देश है, इसके अलावा कोई काम का नहीं है। लिख लिए ना, कितने हो गए देश का नाम, बस काफी है 8-9, इससे ज्यादा है ही नहीं काम के। आपने लिख लिए सारे देश, दिखाना, फ्रांस वगैरह जर्मनी सब लिख दिए, ठीक है, ये हो गया आपका देश। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ये है आपका जब हम बात कर रहे थे सरकार की, यानी कि गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, यानी कि सरकार की बात कर रहे थे, तो हम ये देखते हैं संसार के जिन देशों का नाम लिया, ये संसार के सबसे पावरफुल देशों में से हैं। इन्हीं देशों में एक है इंडिया। हम गवर्नमेंट की किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया, यानी भारत की। जब हम भारत की सरकार की बात करते हैं तो क्या रहता है, हम अपने देश को 3 हिस्सों में, सरकार को 3 हिस्सों में देखते हैं। एक तो वो है आपका, यानी कि इसके 3 ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन 3 अंग होते हैं सरकार के, यानी 3 हिस्से होते हैं। एक तो वो है जो देश के लिए नियम कायदे बनाते हैं, देश के लिए, देश में क्या होना है क्या नहीं होना है। जैसे देश में एक कानून बना हुआ है, दहेज लेना और देना क्या है, बहुत अच्छी बात है ना, गैर कानूनी है, फिर लोग दहेज लेते देते क्यों है? लेने वाला मना नहीं करता, देने वाला मना नहीं करता। करप्शन करना बुरी बात है ना, है। अगर कोई करप्शन करते पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती है। तो ये नियम कायदे कौन बनाते हैं देश में? जो भी ये नियम कायदे बनाते, जो ये लॉ बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, इसको बोला जाता है लॉ मेकिंग बॉडी। बिल्कुल, इसी को बोला जाता है कानून बनाने वाली संस्था। जो भी संस्था कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है, ये क्या है, इसी का नाम देखना किससे बना है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, इसी का क्या नाम रख दिया हमने, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव नाम। लेजिस्लेटिव को जब हम 2 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, 2 हिस्से दिखाई देंगे, लेजिस्लेचर ये और एटिव, यानी लेजिस्लेचर के साथ मिला। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ, इसको लैटिन भाषा में बना है लॉ, यानी लॉ क्या है, नियम कायदे, कानून। कानून इसी को बोलते हैं नियम कायदे, लॉ मेकिंग बॉडी। इसी को हिंदी में बोलते हैं, लॉ को बोला जाता है हिंदी में विधि, और हिंदी में इसको बोला जाएगा विधायिका। यानी जब आप किताबों में पढ़ेंगे कोई भी एक ऐसी संस्था
या कोई भी जो लोग नियम कायदे बनाते हैं देश के लिए, जैसे दादाजी बनाते हैं ना घर के लिए कि घर में क्या होना है क्या नहीं होना है, बनाते हैं दादाजी, पिताजी बनाते हैं, दादाजी बनाते हैं, माताजी बनाती हैं। तो जो नियम कायदे बनाएंगे उनको, जब देश के लिए जो नियम कायदे बनाएंगे लोग मिलके, उनको बोला जाएगा लेजिस्लेटिव, विधायिका। यानी नियम कायदे बनाने वाली संस्था, चाहे वो इंडिया में बना रही है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में नियम कायदे बना रही है, चाहे वो अमेरिका में बना रही है, उनको बोला जाएगा, यानी उन देश में जो भी लोग नियम कायदे बनाएंगे उनको बोला जाएगा लेजिस्लेटिव। और पता है नियम कायदे जो लोग बनाते हैं ना अलग अलग देशों में, उनको अलग अलग तरह बोला जाता है। इंडिया में क्या बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है इंडिया में? हिंदी, अंग्रेजी, कौन सी बोली जाती है? नॉर्थ इंडिया में हिंदी, साउथ इंडिया में अंग्रेजी और बाकी लोकल लैंग्वेज। नॉर्मली हम मानते हैं इंडिया में हिंदी बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हिंदी बोली जा रहे हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विधायिका। भी इंडिया में जो लोग नियम कायदे बनाएंगे उनको बोलेंगे विधायिका। और नियम कायदे देश में कौन बनाते हैं? नेता। और नेता कहां बैठते हैं? बिल्कुल संसद में बैठते हैं। ये कहां बैठेंगे? संसद में। और संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये हमारे माननीय होते हैं। वो बात अलग है, लड़ाई झगड़ा भले ही हो जाए इनका आपस में। देखिए कभी बैठे हुए पार्लियामेंट में, 1 मिनट की क्लिप चला सकता, उससे ज्यादा अनुमति नहीं है क्योंकि क्लास। हाँ वो उधर रहे पीछे, हाँ बिल्कुल वो पीछे बैठे हैं। बाकी हल्का सा मैं आपको दिखा सकता हूँ यूट्यूब पर, ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं तो पता लगा ये बंद ही कर दिया है कॉपीराइट के इशू में। पार्लियामेंट, जैसे ये देखिए, ये है आपकी पार्लियामेंट। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? उसकी भी विश्वसनीयता बचा के रखते हैं। हम आपके दफ्तर में रहते हैं। अब जाकर ना यूट्यूब पर देख लेना, आपको खूब सारे मिलेंगे ऐसे वीडियो। जो पार्लियामेंट है ना वो कुछ ऐसे ही काम करती है। हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। मैं कभी बोलूंगा नहीं ये फ्रीडम कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहीं नहीं हम हार जाएंगे। मैं सर, मेरी ग्रैंडडॉटर इज 7 years old, तो whenever she goes to school same time का leave office, तो वो कहते हैं आज आपका स्कूल है। मैंने कहा हाँ पार्लियामेंट मेरा स्कूल है, पर पता नहीं ये है कि आपका क्लास लगेगा मुझे नहीं पता, मेरी क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी। पर ये एक फर्क और है, आपकी पोती अध्यापक को सुनेगी, आप अध्यापक को नहीं सुनेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस जब हम बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, ये है पार्लियामेंट। इतने से समझ में आ गया ना पार्लियामेंट क्या है?
पार्लियामेंट में ना अच्छी खासी डिबेट होती है और वहां पर कई बार लड़ाई भी हो जाती है। कुछ समय पहले पार्लियामेंट में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। बार बार कैसे जा रहा है, शायद कोई फंक्शन का इशू हो रहा है। तो हम जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, इसके 3 पार्ट है। गवर्नमेंट के यानी सरकार के 3 हिस्से हैं। गवर्नमेंट सरकार के, एक तो है आपका लेजिस्लेटिव, इसी को बोला जाता है लॉ मेकिंग बॉडी, इसी को बोला जाता है आपका विधायिका, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था, देखा ना, अभी ये 370 की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, यानी जम्मू कश्मीर के लिए कानून की बात कर रहे थे वो, कि देश में कानून कैसा बनेगा। ये काम किसका है, अमित शाह जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है। ये काम कौन करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनका काम है। और इंडिया में पार्लियामेंट को बोला जाता है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या है हमारा, यानी इसका उदाहरण लेंगे, जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट यानी भारत की संसद। इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। वहीं पर हम जापान में जाएंगे, कुछ और बोला जाता है। रसिया में इसका नाम कुछ और है, क्या बोला जाता है जापान में, डाइट बोला जाता है इसी को। हाँ, रसिया में डूमा बोला जाता है इसी को। वहीं पर अगर हम जाते, रसिया का पता है ना, हमने कहाँ देखा है, रूस। जापान का हमने देखा है ना, रूस के बगल में ही है, छोटा सा देश आगे है जापान। वहीं पर हम अमेरिका में जाएंगे, इसी को, अमेरिका देखा है ना हमने, यहाँ पर मैप में देखा था। अमेरिका में इसी को क्या बोला जाता है, सीनेट। यानी कहने की बात है, जैसे चाइनीज लैंग्वेज अलग है, इंडियन अलग है, ऐसे अलग अलग देशों की लैंग्वेज अलग अलग है। तो ना, व्यक्ति तो एक ही है ना, जैसे बताया ना, व्यक्ति एक है। व्यक्ति का नाम है सुमित है, कहीं बोलेंगे उसको टिंकू, कहीं बोलेंगे मिंकू, कहीं बोलेंगे उसको कोई भी XYZ नाम रखे जाते हैं। तो ये क्या है, लेजिस्लेटिव है, यानी उन देशों में वे लोग कानून बनाते हैं। अगर आपको समझना पड़े संसार में कानून कौन बनाते हैं, उनके लिए एक ही वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेजिस्लेटिव में जो बैठते हैं वही कानून बनाते हैं। अब बोलेंगे लेजिस्लेटिव में कौन बैठते हैं, वहां जाकर आप जब वो देखना पड़े तो उसका नाम भी, ये लोग लेजिस्लेटिव में बैठते हैं, इनका नाम यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। यानी जो भी संसार में कानून बनाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, लेजिस्लेटिव। ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका है, कानून तो बन गया, जैसे हमने बात की आपका कानून क्या बन गया, दहेज लेना और देना बुरा है। लोग दहेज लेते हैं, देते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में शादी हुई, उसमें क्या दहेज दिया गया है? इसीलिए बिहार में पकड़ुआ बिहारी होते हैं, अभी तो नहीं हो रहे रिपोर्ट कम आती है, क्योंकि भाई लेना देना बुरा है तो पकड़ के ब्याह कर दो। तो इससे क्या रहेगा, जब अगर आप पुलिस को फोन करते हैं कि यहाँ पर दहेज लिया जा रहा है तो क्या होगा? पर आप उसको फोन करेंगे तो भाई क्या आप, जिसने कानून बनाया है, कानून किसने बनाया होगा? लॉ मिनिस्टर ने बनाया होगा, कानून मंत्री ने ही तो कानून बनाया होगा, दहेज लेना और देना बुरा है। पर क्या आप मंत्री को फोन करोगे? नहीं, आप लोकल थाने में फोन करोगे या पुलिस को फोन करोगे। तो यानी जो इस काम को, जो लॉ है, इसका लॉ है, जो कानून है, इसको जो जमीनी स्तर पर उतारते हैं, यानी लॉ का क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। लॉ इंप्लीमेंटेशन यानी कानून को लागू करते हैं। जो लोग कानून को लागू करते हैं, कानून को लागू करने वाली संस्था है, जैसे कि आपकी पुलिस है, जैसे कि क्या है, पुलिस है। इसके अलावा कानून बना है, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है।
राइट टू एजुकेशन देश में कानून बना दिया, शिक्षा मंत्री ने कानून बना दिया, भाई एजुकेशन मिनिस्टर ने कानून बना दिया, सबको शिक्षा दी जाएगी। जो भी बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है 6 साल से लेकर आपके 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी, बगैर पैसों के दी जाएगी। पता है आपको? नहीं पता है? आज पता लग गया ना। देश में कानून बना है राइट टू एजुकेशन, 14 है, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये बना था कानून 2009 में, 2009 में बना था, 2009 में। 18 साल का व्यक्ति तो वोट दे सकता है, 14 साल तक के, 6 से 14 साल, 6 to 14 ईयर। 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है? फर्स्ट या सेकंड में होता है। और 14 ईयर का 14 साल का बच्चा कौन सी क्लास में रहेगा? 9th या 10th में होगा। आपने एक मिड डे मील सुना है नाम? स्कूलों में मिलता है, सरकारी स्कूलों में ना दोपहर का भोजन मिलता है। फिर सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको पता रहता है दोपहर का भोजन क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा स्कूल में आए। यानी क्या है, कानून जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री, उसने कानून बनाया 2009 में कि हर बच्चे को इंडिया के क्या करेंगे? फ्री में शिक्षा देंगे। सबको नहीं, जो 6 से 14 साल के बीच है, यानी जो फर्स्ट क्लास से लेकर 9th या 10th क्लास तक फ्री की एजुकेशन रहेगी। क्या शिक्षा मंत्री आकर पढ़ाएंगे? हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे कौन? टीचर पढ़ाएंगे। तो जो ये कानून बना है, इस कानून को लागू किसने किया? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यानी शिक्षा विभाग ने, शिक्षा विभाग ने। और जो शिक्षा विभाग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो टीचरों की भर्ती करेगा। जैसे बिहार में अभी हो रही है ना, TRE 1, 2, 3, 4 करके चल रहा है, पता है आपको? टीचरों की खूब सारी भर्ती हो रही है, कई लाख टीचर भरे जा रहे हैं बिहार में। तो ये क्या रहेगा? मंत्री थोड़े ना पढ़ाने लगा है, भर्ती करेंगे टीचरों को, वो पढ़ाएंगे। यानी इस कानून को जमीनी स्तर पर किन्होंने लागू किया? इन्होंने लागू किया। तो लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी का नाम है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी कानून लागू करने वाली संस्था, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कार्य करते हैं ये बेचारे, ये कुछ काम नहीं करते, ये बस कार्य ही करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं हैं। सोचने का काम दिया है संसार में इन लोगों को। भाई आप सोचिए, लड़ाई झगड़ा कीजिए, अच्छे अच्छे कानून बनाइए, इनको काम दे दिया। यानी जो संसद में बैठते हैं वो देश के लिए कानून बनाते हैं, उन कानून को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं कार्यपालिका, जिसका नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव। यही लागू करते पूरे संसार में। अलग अलग देशों में जो कानून बनेंगे उनके लिए जो संस्थाएं हैं उनका नाम है एग्जीक्यूटिव। क्लियर है इतना? आप एक SDM बनने जा रहे हो। जब आप SDM बनते हैं, आप किसका हिस्सा होते हो? बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं आप, क्योंकि आप भी तो नियम कायदे लागू करेंगे ना भाई। आप भी तो अपने जो एरिया है वहां पर स्कूल कैसे चल रहे हैं, काम कैसे हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, जितने भी काम आएंगे आप उनको जमीनी स्तर पर उतारोगे। ये रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इतना क्लियर है? एक और पार्ट होता है संसार में, जब हम सरकारों को देखते हैं उसका तीसरा हिस्सा एक और माना जाता है। भाई नियम कायदे तो बन गए, संसार चलाने के लिए हमें नियम कायदे चाहिए, ये बना दिया आपके लेजिस्लेटिव ने, लोगों ने मिलकर नियम कायदे बनाए, उनको जमीनी स्तर पर लागू कर दिया एग्जीक्यूटिव ने। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल वायलेट करते हो तो आपका चालान काट देगा पुलिस वाला, यानी उस कानून को लागू कर दिया एग्जीक्यूटिव ने। अब ये हो गया, जो ये कानून है इसको लागू कर दिया। भाई कानून सही बना है गलत बना है, ये लागू करने वाले लोग अगर करप्ट हो रहे हैं तो आप किसके पास जाओगे? बिल्कुल आप क्या करोगे? आप बोलते हो ना, आई सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा या देख लूंगी। तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा आपका जुडिशरी।
तीसरा बनता है आपका जुडिशरी। जुडिशरी इसी को बोला जाता है न्यायपालिका। जुडिशरी यानी कि जो जुडिशरी का मतलब है न्यायपालिका, यानी कि आपके इसमें हो जाएगा कोर्ट, कोर्ट कचहरी, जैसे कि आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि आपका इसके अलावा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जैसे पटना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, जिला न्यायालय इसके नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिला न्यायालय। हर एक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। उसके ऊपर क्या रहेगा, पूरे स्टेट का एक कोर्ट होगा, यानी पूरे राज्य का होगा, जैसे कि हाई कोर्ट। जैसे बिहार का हाई कोर्ट कहां पर है, पटना में। दिल्ली का हाई कोर्ट कहां पर है, देखिए दिल्ली में कोर्ट बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में जो छोटे छोटे कोर्ट है वो है, जैसे 30 हजारी कोर्ट है, छोटा लोकल कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट, जैसे दिल्ली में ना एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक 30 हजारी जगह है, उसका नाम है 30 हजारी कोर्ट। जैसे रोहिणी कोर्ट है, यहाँ पास में है रोहिणी, वहां पर रोहिणी कोर्ट मिलेगा। हाई कोर्ट है, दिल्ली का एक हाई कोर्ट है, ये रहेगा। फिर पूरे देश में एक, पूरे देश का एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है कौन सा है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सबसे ऊपर का न्यायालय। हाई कोर्ट उससे नीचे का उच्च न्यायालय, ये रहेगा, यानी सबसे ऊपर का कोर्ट। तो क्या रहेगा, जब आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो आप कहां जाएंगे, बिल्कुल, पर आप कहां जाएंगे, इस संस्था के पास जाएंगे, जुडिशरी के पास। अब पता लगा कानून बनाने वाले, अब मैंने बात कहां से, अब आपने एक बात बोली थी, आपने क्या बोला था, आपने ये बोला था कि नीतीश कुमार जी ऐसा कानून बना सकते हैं, आपने बोला था। क्या नीतीश कुमार जी ऐसा कानून बना सकते हैं, वही हर बार सीएम रहे? बना सकते हैं, अगर फिर क्या होगा, अगर बन गया तो भाई मैं मानता हूं उन्होंने बना दिया, फिर क्या होगा, नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये यहां पर क्या हुआ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन कानून को लागू ही नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहां पर देखो, जानबूझकर पहले क्या होता था ना, पुराने समय में राजा होता था, नाम सुना है अकबर का, सम्राट अशोक का, क्या थे, सम्राट अशोक जिसको मन करता है वो काम होता, उसका मन किया। कलिंग का नाम सुना है, कलिंग पर आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने। आपने कभी सीरियल वगैरह देखे हैं, अकबर का देखा है, जोधा अकबर देखा ठीक है। देखिए क्या होता था पुराने समय में, राजा का आपने कभी ये सुना है, राजा महाराजा जो बोलते थे वही हो जाता था। राजा ने बोला इस व्यक्ति को मुझे तो अच्छा लग गया, इसको आप 5000 गांव दान में दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने राजा को एक कुछ शेरो शायरी सुना दी, राजा को पसंद आ गई, बड़ा अच्छा है, चलिए 5000 गांव इसको दान में कर दे। राजा को किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि उसने राजा को क्या नहीं किया, सलाम नहीं किया। बस भाई आप किसी को सैल्यूट नहीं करेंगे, सलाम नहीं करेंगे, राजा को गुस्सा आ गया, बोलेंगे इसको उठा के छत से फेंक दो, महल की दीवार से। क्या कोई रोक टोक थी उनके ऊपर? नहीं थी। राजा का जो मन करता था करते थे। तो समय बीतता गया, जब भारत देश आजाद हुआ तो 1947 में, उससे पहले राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा थे 1857 तक भारत में, अंग्रेजों का राज था। तब तक एक नाम मात्र के दिल्ली के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। तो यहां पर क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ, हम बात करते हैं 1947 के बाद की। इंडिया कब आजाद हुआ था? 1947 में। कितने तारीख को? शानदार। देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। पाकिस्तान इंडिया से एक दिन पहले आजाद हुआ था, 14 अगस्त को, बिल्कुल 14 को, हाँ 14 को हुआ था।
तो हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो जो राजा महाराजा थे वो खत्म हो गए। जब राजा महाराजा, हमने क्या किया, जो देश के जो नेता थे, जैसे कि उस समय गांधी जी थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे, नाम सुने हैं ना, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है। क्या करते थे जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ पर ऐसे वो रखते थे ना, गुलाब का फूल रखते थे, चाचा नेहरू, जिनको बचपन में पढ़ते हैं। तो जब ये इस तरह के लीडर थे, उन्होंने बोला राजा महाराजा चले गए तो जो देश की जो ताकत होती है ना राजा की, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले क्या था, कानून बनाने वाला राजा खुश हो गया, कानून बना दिया, इस व्यक्ति की पूछते 5000 एकड़ जमीन इसको दी, क्यों, क्योंकि इसने मुझे अच्छा एक डायलॉग सुनाया है, कानून बना दिया। लागू किसने किया, राजा ने बोला वजीर को चुपचाप लागू कर दो, लागू भी राजा की। न्याय, किसी की जमीन जो 5000 जो एकड़ जमीन दी है, उस 5000 एकड़ जमीन दी है, हो सकता है उस पर अच्छे खासे लोगों की जमीन हो, वो राजा के पास गए, आपने हमारी जमीनें क्यों दे दी, चुपचाप रहो नहीं तो छत से फेंक देंगे। लागू न्याय करने वाला भी कौन है, राजा। कितनी ज्यादा पावर है, हर काम जब राजा कर रहा है तो इन्होंने क्या किया, बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, देश आजाद हो गया, इतनी पावर एक व्यक्ति में दी जानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने क्या किया, उस पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से बनाए उस पावर के। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये जो 3 हिस्से है ना, इससे पहले किसी दूसरे देश में बन चुके थे, अमेरिका में, वही 3 हिस्से यहां पर उठाकर लागू किए। बोले कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे, जो कानून बनाएंगे ना, अलग लोग कानून बनाएंगे, एक व्यक्ति कानून नहीं बनाएगा, कानून बनाने के लिए हम तो अलग ही लोगों को रखते हैं, भाई ये लोगों का काम है सिर्फ कानून बनाना। अब ये मानिए लोग कानून बनाते, पार्लियामेंट में बहुत अच्छे कानून बन गए, अगर उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता तब क्या होगा। ये कुछ ऐसे ही होगा जैसे आपने कभी अपना टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल कितनी बार फॉलो किया है तो समझ गए, ये कुछ ऐसा होगा जैसे आप अच्छी बातें करें, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कल तो सुबह हम 5 बजे उठेंगे, कल तो 4 बजे उठेंगे, उठ नहीं पाए, उसको फॉलो करना जरूरी है। तो इसमें क्या रहेगा, उस कानून को बनाने वाले अलग लोग हैं, उन कानूनों को लागू करने वाले अलग लोग हैं। पुलिस लागू करती है, शिक्षा विभाग करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट लागू करता है, बनाते आपके एमपी हैं, नेताजी बनाते हैं, लागू अलग करेंगे ताकि अलग अलग लोग अलग अलग काम करें। इसके अलावा अगर गलत बनते हैं, पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान करता है, क्या होगा, कल को आप जब एसडीएम बन जाओगे, आपने बिहार की न्यूज पढ़ी है 3-4 दिन पहले की, एक डीएसपी ने गोली मार दी, एक नया लड़का भर्ती हुआ, वर्दी के रोब में, अभी पिछली बार की भर्ती में हुआ था भर्ती, उसने क्या किया, गोली मार दी और एक आदमी मर गया। ऐसे होता है, वर्दी का टसन, वर्दी की पावर। तो उसने क्या किया, गोली मार दी, गलत है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, गोली मारना गलत है। तो इससे क्या रहेगा, लोग कहां जाएंगे, जुडिशरी के पास, इसने गलत किया है, ये गलत कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी ऐसा कानून बना देते हैं कि नीतीश कुमार जी दोबारा से चुने जाएंगे, तीसरी बार चुने जाएंगे, तो लोग कहां जाएंगे, बना सकते हैं, लोग यहां चले जाएंगे, ये बोलेंगे आप गलत कर रहे हो, ऐसा कानून नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता तो वो कानून माना ही नहीं जाएगा। बनाते रहो कानून, जब माना ही नहीं जाएगा तो क्या फायदा कानून का। अगर इन्होंने गलत कर दिया, गलत तरीके से कानून को लागू किया, जैसे होता है ना, पुलिस वाले गलत तरीके से लागू करते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, कई बार गलत तरीके से काम करते हैं, तो लोग कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, न्यायपालिका के पास जाते हैं, वो बोलती है सही गलत क्या है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है राइट और रॉन्ग डिसाइड करना, राइट और रॉन्ग डिसाइड करना, यानी सही गलत का फैसला करना, क्या सही है क्या गलत है, कौन फैसला सुनाएगा। बोलते ना, आप फैसला सुनाने वाले कौन है,
नीतीश कुमार जी फैसला नहीं सुना सकते, मोदी जी फैसला नहीं सुना सकते, पुलिस डिपार्टमेंट फैसला नहीं सुना सकता। इसका काम है फैसला सुनाना। कोर्ट पर कोर्ट, तारीख पर तारीख लगती है, वो यहाँ लगती है। इसमें क्या रहता है, दो वकील होंगे, एक तो जिसने केस किया, एक दूसरे पक्ष का, दोनों आपस में बहस करेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। इतना क्लियर है सबको? तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब पूरे संसार की सरकारों को जब हम देखते हैं तो संसार की सरकारों में हमें तीन चीजें दिखाई देती है। पहली चीज जो दिखाई देती है ये होती है हमारी लेजिस्लेटिव, जिसको बोला जाता है आपकी विधायिका। अगली हमें चीज दिखाई देती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। पूरे संसार में यही दिखाई देंगी। तीसरी जो हमें दिखाई देगी जुडिशरी, यानी कि आपकी न्यायपालिका। ये तीन चीजें दिखाई देंगी। इसके अलावा चौथी हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, ये रहेगा। तो इनको क्या रहेगा, इन तीनों को जब हम आगे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये वन बाय वन अब बात करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम किसकी बात करें? लेजिस्लेटिव की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। इंडिया में क्या देखते हैं, ये हमें ना, देश में कितने राज्य हैं? ठीक है, बिल्कुल 28 राज्य हैं आपके। 11 राज्यों के नाम बताइए, किसी भी 11 स्टेट के नाम बताइए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कौन सा? अच्छा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, केरला, दिल्ली नहीं है दिल्ली केजरीवाल जी को खुश हो जाएंगे ऐसे बोल देंगे तो, आपके दिल्ली का मंत्री बना देंगे। आपने ये बोल दिया, ठीक है। तेलंगाना 9 हो गए हैं। आपने अपना अड़ोसी पड़ोसी राज्य बोल गए, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा 10 हो गए। हाँ, राजस्थान। यानी कि ऐसे करके देश में आपके 28 राज्य हैं। तो अब हमने क्या कर रखा है, इंडिया को अलग अलग, देखिए क्या रहता है, ये इंडिया है, यहां थोड़ा बड़ा सा बना देते मैप। कुछ ऐसा मैप है। वैसे इसमें ना हमने थोड़ा सा हिस्सा उसका कब्जा दिया है, आपका बांग्लादेश का। अगर उसको हटा देंगे तो हमें कुछ ऐसा मैप दिखेगा इंडिया का। कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, कुछ आप मान सकते हैं ऐसा मैप है। तो इस पूरे देश के लिए भाई नियम कायदे, क्योंकि अब हम वन बाय वन सब की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की, जो आपकी क्या है, आपकी विधायिका है। यानी देश में जो कानून बनाते हैं, भाई पूरे देश के लिए जो कानून बनाएगा, एक यहां पर बैठे हैं। पार्लियामेंट कहां पर है आपकी? यहां पर है, दिल्ली में, यहां पर है। तो जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा वो। दूसरा क्या है, हमने ऐसे स्टेट देखे हैं, ऐसे बिहार हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट है। हम देखते हैं इंडिया को ना ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ऐसे करके काफी ज्यादा हिस्से हैं। यानी कि इंडिया कंट्री क्या है, इंडिया वन नेशन है, यानी कि इंडिया एक देश है। और इंडिया में कितने हैं? 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं।
क्या दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए कानून बनाए जा सकते हैं? अब आप यहां पर देखिए, कुछ चीजें आपको अलग अलग दिखाई देंगी। यहां पर ये कौन सा हिस्सा है, इसका नाम क्या है? इस एरिया का नाम बताएंगे? यहां पर आपका हिमालय है ना, आपने देखा होगा यहां पर है हिमालय, है ना। यानी यहां पर जब हिमालय पर आपको बहुत ज्यादा बर्फ दिखाई देगी, हिमालय पर बर्फ दिखाई देगी, आप कभी गए हैं हिमालय में? पता है ना, बर्फ रहती है वहां पर, हिमालय पर बर्फ होती है अच्छी खासी। दिल्ली में कितनी ठंडी है। यहां पर क्या है? समुंदर है। यहां पर क्या दिखाई देगा आपको? समुंदर दिखाई देगा आपको पास में। ये क्या है? समुंदर है, यानी कि ये सी है। यहां क्या है? यहां पर आपका क्या है? खूब सारा रेगिस्तान है, राजस्थान है, डेजर्ट है, यानी कि यहां पर मरुस्थल है। यहां पर क्या है? यहां पर खूब सारी पहाड़ियां हैं, यानी यहां पर क्या है? यहां पर हिल्स है, हिल्स पहाड़ियां हैं। क्या कोई व्यक्ति ये बताना, क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि यहां बैठकर कोई व्यक्ति पूरे देश की हर एक सिचुएशन को देखकर उसके लिए कानून बना दे? जो कानून बनेगा यहां पर क्या है, हो सकता है यहाँ के लिए रेगिस्तान है, राजस्थान में ज्यादातर रेत है, वहां के लिए क्या रहेगा, वहां पर होगा कि कानून बनता है बहुत ज्यादा गहरी खुदाई करनी चाहिए तभी तो पानी निकलेगा। वहीं पर आप यहां जाओगे, बिहार में जाते हो, बिहार में क्या रहेगा, गंगा नदी बहती है पटना के किनारे, यहां पर मान लो 100 फीट गहराई पर पानी निकलता है, तो गंगा के किनारे कितने फीट पर निकलेगा? हो सकता है 100 फीट में निकाल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पर सरकार कानून बना सकती है कि खूब सारे कुएं खोदे। बिहार में क्या कुएं खोदने क्या काम के हैं? नहीं। यहां पर पहाड़ियां हैं, जैसे यहां मध्य प्रदेश है, एमपी है, एमपी में आप देखेंगे ना, यहां पर कई जगह ना पहाड़ियां मिलेंगी आपको, पहाड़ी मिलेंगी। जैसे आप बिहार में जाएंगे, कैमूर के आसपास का कोई है? कैमूर आप जाएंगे ना, कैमूर रोहतास से नीचे, वहां पर आपको पहाड़ियां मिलेंगी। वहां पर क्या रहेगा ना, वहां पर क्योंकि जब बारिश होती है तो क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका आप तालाब बना लो, तालाब में पानी रुक जाएगा, पहाड़ी होगी तो रुक जाएगा। क्या यहाँ पर राजस्थान में तालाब बनाए जा सकते हैं? पता लगा पानी गायब हो गया। तो यानी कानून अलग अलग जगह का अलग अलग बनेगा। इसके अलावा ये समुद्र का एरिया है, अब कानून बने, अब इनको क्या है, ये तो अपना फिशरीज करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, फिश पकड़ने के लिए कहां जाएंगे? समुद्र में जाएंगे। मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाएंगे। तो इनको क्या है, इनको ऐसा सिस्टम होना चाहिए, अलार्मिंग सिस्टम, ताकि समुद्र में जो तूफान आए तो इनको पता लग जाए। भाई यहाँ पर तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, समुद्र में पता लग जाए तूफान आए। जितने भी तूफान आते हैं समुद्र के आसपास के एरिया में आते हैं। कभी आपने बिहार में सुना है तूफान आ गया? दिल्ली में सुना है? पता लगा तूफान आ गया तो आधी दिल्ली तो ऐसे ही उजड़ गई। जबकि यहां पर आप कभी भी खबरों में देखना, उड़ीसा, यहां पर आंध्रा है, तमिलनाडु है, गुजरात है, यहां पर है, इन एरिया में तूफान आते रहते हैं। तो उनके जो तूफान आएंगे तो उनको ऐसे सिस्टम बनाने हैं, उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा वो ज्यादातर चलेगा आपका समुद्र के आसपास की चीजों पर। तो वहां के नियम कायदे थोड़े बदल जाएंगे। इसके अलावा जो घर बनते हैं, आपके घर की छत कैसी होती है? ऐसी समतल होती है या ऐसे प्लेन होती है ना? प्लेन होती है। यही छत अगर आप जाकर यहां पर बना दो, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में, तब क्या होगा, या आप बर्फ गिरेगी और
नीचे क्या होगा, दब के मर जाएंगे। यही तो होगा, वहां छत बनाई जाती ऐसे। यानी कि इसलिए क्या होता है, एक तो हमें क्या होना चाहिए, एक तो ऐसी सरकार हो जो पूरे देश के लिए कानून बना दे। एक सरकार ऐसी हो, कानून कैसे बना दे कि भाई आपको अगर व्यापार करना है बिहार से, आपको बिहार और झारखंड के बीच में ट्रेड करना, व्यापार करना है, एक व्यापारी की एक कंपनी बिहार में है, दूसरी कंपनी उसकी झारखंड में हो सकती है। जैसे रिलायंस की देख लो, अडानी की देख लो, अंबानी की देख लो, पूरे देश में कंपनियां हैं। तो यानी कुछ अगर पता लगा कि अगला यहाँ पर कुछ और कानून है, यहाँ पर और है, यहाँ पर तीसरा है, तो कुछ जो चीजें जो पूरे देश के लिए इंपोर्टेंस की है, जैसे कि मैंने दहेज को लेकर है, दहेज चाहे जम्मू कश्मीर में है या फिर यहाँ कन्याकुमारी में है, नीचे साउथ में तमिलनाडु में यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है या फिर यहाँ पर है, या अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पर, या राजस्थान है या बिहार है, दहेज लेना और देना कैसा है, बुरा है। तो यानी जो चीजें कॉमन है उनके लिए एक कानून बने, और जब जो कॉमन है उनके लिए जो कानून बनाए, उनके लिए एक देश की जो मेन चीज है वो कानून बनाए, जो पूरे देश की सरकार है। तो इसको बोलते हैं कि हम दो हिस्सों में बांटते हैं इंडिया में जब कानून बनते हैं। एक तो वो रहेगा आपका जो पूरे देश के लिए बनाएगी, ये रहेगी आपकी पार्लियामेंट यानी कि संसद। जैसे कि आपका दहेज को लेकर कानून बना है, यानी जो कॉमन चीजें हैं उनके लिए पूरे देश में कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होगी, आपकी पार्लियामेंट होगी, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। दूसरी जो संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाएंगे, उस स्टेट के लिए बनाएगी, उस राज्य के लिए बनाएगी। जो राज्य है इसको बोला जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका। यानी जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी उस संस्था को बोला जाएगा पार्लियामेंट, और जो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लिए बनाएगी उसको बोला जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका। लेजिस्लेचर से बना है लेजिस्लेटिव, विधायिका स्टेट लेजिस्लेटिव। जैसे उदाहरण के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, प्रदेश, ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा यानी कि हमने जो ये देखा आपका दो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहे तो यूपी लिख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा लिखने की बजाय आप यूपी लिख लो, ये ज्यादा अच्छा है। यहां पर लिख लो यूपी, उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगी, ये है। तो ये क्या है, दो हमने देख ली। इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो आपको। एक तो है आपकी, ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है, ये है आपकी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव यानी कि आपकी होगी विधायिका। इसके दो पार्ट हम देखते हैं इंडिया में। एक तो देखते हैं हम, ये रहेगी आपकी लेजिस्लेटिव में रहेगा आपका जो पूरे देश के लिए बनाएंगे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको बोलते हैं हम संसद। दूसरा रहेगा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधायिका। स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि इसमें एग्जांपल लिखे, जैसे कि आप यूपी, एमपी, राजस्थान, एग्जांपल यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, ईटीसी। पार्लियामेंट देश में कितनी है, देश में कितनी पार्लियामेंट है, देश में तो एक ही पार्लियामेंट है आपकी,
देश के लिए तो एक ही देश है, तो एक ही पार्लियामेंट होगी, देश तो एक ही है ना, तो एक ही पार्लियामेंट है। जब हम पार्लियामेंट को देखते हैं तो इसमें क्या रहते हैं, इसके दो पार्ट हम देखते हैं। एक तो होती है आपकी लोकसभा, लोकसभा, दूसरा हम देखते हैं इसमें राज्यसभा। ये दो हिस्से देखते हैं हम पार्लियामेंट के, एक देखते हैं लोकसभा, एक देखते हैं राज्यसभा। लिख लिया आपने बेटा? जब हम स्टेट लेजिस्लेचर को देखते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव को देखते हैं, तब हम इसके भी दो हिस्से देखते हैं। जैसे कि आपके एमपी में है या आपके बिहार में है, तो यहां पर हम देखेंगे ये रहेगा आपका, ये है, एक होगा विधानसभा और एक होगा विधानमंडल। एक होगा स्टेट लेजिस्लेटिव और एक होगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इसको बोलते हैं विधानमंडल, विधानमंडल, और इसको बोलते हैं विधान परिषद। यही रहता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इसमें। यही दो चीजें हमें दिखती हैं। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें जो आप देखते हैं, ये जो लोकसभा होती है, जैसे कि आपका ये है ना, जो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं, यानी जब हम ये देखते हैं कि पूरे देश में जो नियम कायदे हैं वो कौन बनाता है, नियम कायदे जब हम देखते हैं, बनाने वाले दो लोग हैं। एक तो जो पूरे देश के लिए नियम कायदे बनाते हैं, यहां पर हम देखेंगे इंडिया के लिए बनाते हैं, पूरे देश के लिए, यानी भारत के लिए। एक होता है जो हर एक राज्यों के लिए, जो आपके जो 28 स्टेट हैं, यानी जो 28 राज्य हैं, इनके लिए बनाते हैं। ये दो चीजें हम देखते हैं। तो ये दो हैं जो आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे, उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इनमें जो बैठते हैं, जो इसके जो सदस्य होते हैं, इसको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद सदस्य, संसद सदस्य। इसी को बोलते हैं सांसद। इसी को क्या बोला जाता है? सांसद भी इसी को बोला जाता है। नाम एक ही है, बोला अलग अलग रूप में जाता है। तो इसमें दो तरह के सांसद होते हैं। एक तो वो होते हैं लोकसभा में बैठने वाले, एक होते हैं आपके राज्यसभा में। और इन्हीं को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इकट्ठा जब हम पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं इकट्ठे में, तो इसको क्या बोला जाएगा? एम, मेंबर का एम उठा लिया हमने और पार्लियामेंट का पी उठा लिया, तो हमें क्या दिखाई दिया है? एमपी। नाम सुना है एमपी का? सुना है नाम? नहीं सुना आपने? एमपी का नाम नहीं सुना? साउथ दिल्ली से कौन है? इस एरिया से कौन है एमपी? इस एरिया के जो एमपी है ना, मनोज तिवारी हैं। नाम सुना है मनोज तिवारी का? सुना है? गाने गाते हैं खूब सारे, अच्छे अच्छे काम भी करते हैं खूब सारे। तो भोजपुरी लोक गायक हैं, एमपी हैं, फिलहाल यहाँ से सांसद दूसरी बार बने हुए हैं। इसके अलावा यानी कि जो संसद में बैठते हैं,
जो नियम कायदे बनाते हैं ये रहेंगे। ये कहां पर बैठते हैं? यहां पर बैठते हैं लोकसभा में। मैंने इसकी बात नहीं की, यहां पर बैठेंगे। सेम यहां पर जो बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? MLA नाम सुना है आपने? MLA, एम का मतलब होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव के ये दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होगा काउंसिल। इसी को जो स्टेट लेजिस्लेटिव है इसी को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोला जाता है। क्योंकि ये नाम इसलिए दिया जाता है ताकि ये वर्ड है और ये वर्ड में कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका अलग से नाम दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ताकि ये और ये अलग अलग हैं, आप ये समझ जाओ। ये है। आपका MLA कौन है? MLA कभी देखा है आपने? MLA नाम सुना है? आपने? कौन है आपका MLA? आपका होमवर्क है, कल की क्लास में लिख लो। होमवर्क है, कल आपके एरिया का MP है, उसका नाम सर्च करके आना, और आपका MLA कौन है उसके नाम सर्च करके आना। लवली आनंद, ये क्या है? आपके MP हैं। और आपके MLA कौन है? चेतनानंद। किन का लड़का है? अच्छा, इन्हीं का लड़का है। आपका होमवर्क है, आपका लिख के लाना, क्योंकि हम देश पढ़ रहे हैं ना भाई, देश कैसे चलता है तो आपको पता होना चाहिए कौन नियम कायदे बनाते हैं। आपके यहाँ का MP कौन है? और MP? ठीक है, आप लिख लो, कल देख कर आना, आपको देखना है, क्योंकि बार बार बात होगा ना। आप देश को तो तभी समझेंगे जब हम आपकी क्लास चलाते जाएंगे। आप समझेंगे नहीं कि आपका MLA कौन है, MP कौन है, तो आपको पता कैसे लगेगा कौन कानून किसके लिए बनाता है। और आप वैसे भी SDM बनोगे तो आपको पता होना चाहिए अपने एरिया के बारे में। अपने एरिया के बारे में पता होगा तो आपको बाकी एरिया के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पर हमने इतना पढ़ा है। अब जो लोग बैठते हैं यहाँ पर, जो ये वाले मेंबर है ना, ये वाले हैं आपके, ये वाले हैं लोकसभा में, इसको बोलते हैं लोअर हाउस। इसका दूसरा नाम बोला जाता है, लोकसभा का नाम है यहाँ पर लोअर हाउस। दिखाई दे रहा है? यहां ऊपर लिख देते हैं, इसी को यहां ऐसे करके लिख देते हैं, इसको ऐसे निशान लगाकर लोअर हाउस, यानी कि इसको लिखा जाता है निम्न सदन। इसी को निम्न सदन बोला जाता है। अब हम ये बताएंगे इसको लोअर हाउस क्यों बोला जाता है। दूसरा होता है आपका राज्यसभा, इसको बोला जाता है, ये लोअर होगा तो ये अपर हो जाएगा, सिंपल है, अपर हाउस यानी उच्च सदन। हाँ बिल्कुल, ये दिल्ली में होता है। नहीं, ये भी दिल्ली में होता है। दिल्ली में ना एक बिल्डिंग है जिसका हमने ये डिबेट देखे ना, अभी हम देख रहे थे 2 मिनट पहले डिबेट। यहाँ से आप यहाँ जाएंगे ना, सेंट्रल सेक्रेटरीट से थोड़ा सा इधर, यहाँ पर ना आपको एक बिल्डिंग मिलेगी, काफी बड़ी बिल्डिंग। जैसे आपका ये क्लासरूम है ना, ऐसे वहां पर बिल्डिंग है। एक क्लासरूम तो छोटा है, वो तो बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो उसको क्या कर रखा है ना, उसी बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, यानी एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, ऐसे करके 2 हिस्से बना दिए। तो 2 हिस्से बना दिए, इसको बोला गया, इसमें जो लोग बैठेंगे उनको बोलेंगे लोकसभा, इसमें बोलेंगे राज्यसभा वाले मेंबर।
यानी दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया, यानी कि उसी बिल्डिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है। उस बिल्डिंग के एक हिस्से को बोला जाता है लोकसभा, दूसरे को बोला जाता है राज्यसभा। और यहां पर कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कुछ ऐसा ही मान सकते हैं जैसे आपने 10th की है ना, 12th की होगी या ग्रेजुएशन में है, तो यहां पर आपका ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन होता है ना। क्लास तो एक ही होती है पर सेक्शन तो अलग अलग होंगे ना। जैसे 10th में ए सेक्शन, ये बी सेक्शन, ऐसे करके है। मेंबर दोनों ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों ही है, क्योंकि इनको अलग अलग काम दिया गया इसलिए। अब जो सेक्शन ए में आएंगे, आपने कई सारे स्कूलों में देखा है, जिन बच्चों के ज्यादा नंबर है उनके लिए अलग सेक्शन बना दिया, जिनके कम है उनके लिए अलग बना दिया। देखा है आपने किसी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल ऐसे कर देते हैं, सरकारी नहीं करते हैं। हाँ, गलत है ये करना, गलत है भाई। आप उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे? पर प्राइवेट स्कूल, मैक्सिमम स्कूल ऐसे करते हैं। जो बच्चे जिनके ज्यादा नंबर है उनके लिए एक सेक्शन, जिनके मीडियम नंबर है उनके लिए अलग, और जिनके सबसे कम है उनके लिए अलग सेक्शन, ऐसे कर देते हैं प्राइवेट स्कूल। तो यहां भी क्या किया, यहां भी दो सेक्शन अलग अलग बना दिए। एक बना दिया लोकसभा, एक बना दिया राज्यसभा। दोनों के काम अलग अलग दिए हैं और कुछ काम एक जैसे हैं। एक जैसे काम कैसे? जैसे कि मान लो 10वीं क्लास है, पढ़ के पास होना एक जैसा काम। अलग अलग क्या है? अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दोनों में ये रहता है। तो यहां पर रहेगा, जैसे लोकसभा है, अगर आप इसके मेंबर को क्या बोलेंगे? एमपी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं आपके 552 मेंबर। 2 मेंबर अभी हटा दिए गए हैं, यूपीएससी ने इस बार भी पूछा था, 2 मेंबर हटा दिए गए हैं, वो हम आगे बात करेंगे। पर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाए गए हैं, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाए गए हैं। इसलिए अगर आप अपने संविधान में देखेंगे, इसके जो मेंबर होते हैं इसके होंगे आपके 552, यानी 552 मेंबर ये रहेंगे आपके। यानी कि आपके 552 सदस्य इसके होते हैं। नहीं, आप जाइए, तो ये आपके रहते हैं, ये 552 सदस्य होंगे। इसके कितने मेंबर होंगे? आप इसको बाद में कर लेना, रहने देना आप। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बताना कितने मेंबर होंगे इसके, यानी इसमें कितने लोग चुने जाएंगे? इसके लिए 552, 552 मेंबर चुने जाएंगे। इसके लिए कितने चुने जाएंगे? 250 मेंबर होते हैं इसके, 250, यानी इसके सदस्य ज्यादा होते हैं। इसके लिए जो मेंबर चुने जाते हैं 250 होते हैं, 250 ही होते हैं इसके लिए, 250 लोग। यानी सेक्शन ए में कितने बच्चे हो गए? उसको बोलना पड़ेगा कि इस टाइम नहीं है। इसमें कितने हो गए? 552, 552। सेक्शन बी में कितने हो गए? 250 हो गए, यानी कि उससे कम है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? जो सेक्शन ए में है, इसमें जो बच्चे आएंगे या इसमें जो आएंगे, लोकसभा में आएंगे, इनकी उम्र कितनी होगी? 25 साल, 25 ईयर। आप में से कौन एमपी बन सकते हैं? 25 ईयर। यानी आप अभी देश के लिए कानून नहीं बना सकते अगर आप 25 साल के नहीं हैं, तो आप इसके मेंबर नहीं बनेंगे। 25 ईयर यानी 25 साल आप सेक्शन ए में आएंगे लोकसभा में। इसमें क्या है? इसमें आने के लिए, ये सेक्शन जो बी है, इसमें आने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 ईयर, 30 वर्ष। यानी कि उससे 5 साल ज्यादा। भले ही सेक्शन ए और बी है, आप इधर बैठना चाहते हो इधर बैठ सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? यहां है आपके 25 साल, यहां पर है 30 साल, यानी दोनों में अंतर आ गया। सेकंड, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है ना, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूं।
आप 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर है ना, पहला पॉइंट आपका है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं, इसको अपर हाउस। दूसरा पॉइंट है, इसके मेंबर हैं 252, इसके है 250, इसका 552, इसके है 250। थर्ड पॉइंट है आपके, इसके हैं 25 ईयर है, उसमें है 30 ईयर। अंतर आ गया 25 साल, यानी कम उम्र वाला इसका मेंबर बन सकता है, ज्यादा उम्र वाला इसका मेंबर बनेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, इसमें क्या रहेगा, इसका ये पॉइंट है, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं। इनके जो इलेक्शन होंगे, यहां पर होगा लोकसभा के इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी प्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसके कैसे रहेंगे, इनके रहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका लिखना, फोर्थ वाला पॉइंट यहां पर लिखना इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव, या निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब यहां से ही चीजें खुलने शुरू हो जाती हैं। देखिए, जो आपके जो एमपी होते हैं, जो मनोज तिवारी जी हैं, ये कैसे हैं? आपने कभी एमपी के इलेक्शन में वोट दिया है? आपकी उम्र कितनी है? 18 साल से ज्यादा है। इस साल आपने वोट दिया? क्यों नहीं दिया? भी आपसे वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। आप वोट नहीं दे रहे तो आपको वोट देने का फायदा क्या है? आपको जो अधिकार दिया गया है, आपने उसका यूज नहीं करे तो छीन लेना चाहिए, है ना? छीन लेना चाहिए ना। सरकार ने आपको राइट क्यों दिया है? पता है, सदियों की मेहनत के बाद आपको यह अधिकार मिला है। वोट का अधिकार बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये अधिकार ऐसा है, आप सरकार को हिला सकते हो, आप सरकार को बदल सकते हो। इससे ज्यादा पावरफुल और क्या होगा? अब देश का भविष्य बदल सकते हो अपने वोट ने। अगर आपने वोट नहीं डाला तो आप किसको चुन रहे हैं? उसको चुन रहे जो ऑलरेडी है। कि आपको जो अधिकार मिला है, क्या आप, मैंने बताया था 2 मिनट पहले, क्या आप राजा को चुन सकते थे? राजा का मन किया फांसी दे दिया, मन किया जो किया। आप चुन नहीं सकते थे। आप तो अपने देश का भविष्य चुन सकते हो। आपके लिए नियम कायदे जो बनाएंगे, आप उनको चुन रहे हैं। जो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी आप अपने एमपी खुद चुन रहे हैं। 552 सदस्य है। 552 सदस्य का मतलब ये है, देखो यहां पर हमने ये क्या देखा, ये पूरा देश है। तो इनके इलेक्शन हमने क्या देखते हैं, पूरे देश को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पूरे देश को हम देखेंगे ना, यहां पर कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। यहां पर है आपके 552 हिस्सों में पूरे देश को डिवाइड कर दिया है। कि एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और जो हिस्सों में डिवाइड किया, उसके बाद ये बोला कि इस एरिया का जो ये हिस्सा है, इस एरिया से ये व्यक्ति चुने जाएंगे, इससे ये चुने जाएंगे। और ये कहां पर बैठेंगे? ये सारे के सारे जो चुने जाएंगे, सबको हम बुलाएंगे दिल्ली, सबको यहां पर बुलाएंगे और यहां पर बैठेंगे इस जगह पर। ये जगह है, इस जगह पर बैठेंगे और इस जगह पर बैठकर ये क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे पूरे देश के लिए क्या कानून बनना है, क्या नहीं बनना है, वो बताएंगे। अपने एरिया का तो बताएंगे ही बताएंगे। कोई यहां से चुना गया है, आपका किसी का इलेक्शन हुआ है यहां से केरल से, किसी का इलेक्शन हुआ है राजस्थान से, किसी को बनाया गया है लद्दाख से, यहां से किसी को यहां से चुना गया है अरुणाचल प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई यहाँ पर आपके तेलंगाना से है, महाराष्ट्र से है, आपके तमिलनाडु से है, कहीं कहीं से लोग आते हैं। यानी पूरे देश को 552 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। और उन हर एक हिस्से को, कहीं बाउंड्री थोड़े ना बनाई गई है,
बस ये बना दिया गया है कागजों के ऊपर, किताबों में, मतलब जो कागज है उनके ऊपर, कि ये हिस्सा इसका है, इस हिस्से के लोग क्या करेंगे, इस हिस्से के लोग यहां से एक व्यक्ति को चुनेंगे, तो इस व्यक्ति को चुनेंगे, ये क्या करेगा, ये आकर इसको हम बुलाएंगे, दिल्ली में बैठेगा, और दिल्ली में बैठेगा, और दिल्ली में जिस बिल्डिंग में बैठेगा उस बिल्डिंग का नाम है पार्लियामेंट, उस बिल्डिंग का ही नाम हो गया। जैसे किसी बिल्डिंग का नाम होता है ना, आपने कभी देखा है ये सदन वो सदन, रश्मि कुमारी 2330, ठीक है, बिल्कुल बेटा, ये क्या रहता है, इनको जो हिस्सों में ये डिवाइड किया गया है, तो ये आकर कहाँ बैठेंगे, ये बैठेंगे दिल्ली में, और दिल्ली में क्या करेंगे, ये बैठेंगे। अब तमिलनाडु वाला बोलेगा, देखिए कानून बनते हुए ना आपको ये भी देखना है कि तमिलनाडु के भी लोग हैं, वहां की कल्चर इस तरह का है, जैसे आपको कुछ ये बना दिया, जैसे मान लो बिहार के एमपी हैं, वो बोलेंगे पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, बिहार में शराबबंदी है ना, लिकर बैन है, ठीक है। आप एक क्लासिकल केस बताता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति बलिया गए हैं आप, ट्रेन जाती है बिहार में तो बलिया से होकर जाती है ना, तो इसके अलावा आप बनारस गए हैं, आप दिल्ली से बाहर कभी गए हैं, आप तो जाते हैं। आप देखिए जब आप यहां से बिहार जाएंगे ना, तो क्या रहेगा ना, यहां से जब बिहार जाएंगे, मान लो किसी व्यक्ति ने, मैं सपोज करता हूं, ठीक है, दिल्ली में किसी व्यक्ति ने ड्रिंक करके ट्रेन में बैठ गया, ये मान लो ये सीमा है बिहार, यहां से शुरू होता है, ये है आपका यूपी, यहां पर किसी व्यक्ति ने ड्रिंक कर ली और ट्रेन में बैठा हुआ है, या ट्रेन में बैठ गया ड्रिंक करके, जब तक उसकी ड्रिंक उतरती है उससे पहले वो बिहार पहुंच जाता है, अब क्या होगा, तो उसने तो बिहार में ड्रिंक की नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये इस गांव का, पड़ोस का गांव का है, इसको ड्रिंक करनी है, इस गांव में आ जाए, ऐसे करते हैं, तो ये क्या होता है, ये लोकल कानून होते हैं, ये लोकल जो नियम कायदे हैं ना, तो क्या होगा ना, अब बिहार के जो एमपी आएंगे वो क्या बोलेंगे, शराबबंदी होनी चाहिए। मान लो देश का कानून बन रहा है, गुजरात के आएंगे बोलेंगे शराबबंदी होनी चाहिए, दिल्ली के एमपी आएंगे क्या बोलेंगे, बाय वन गेट वन फ्री होना चाहिए। दिल्ली में तो शराब लागू है, यहाँ तो हर एक जगह ठेके दिखाई देंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर अलग अलग एमपी, अलग अलग, ये इसलिए बनाते, पूरे देश से लोगों को बुलाते हैं ताकि पूरे देश का कोई कानून बने तो पूरे देश में लागू हो जाए। अगर पता लगा सारे यहाँ के बैठे हैं, दिल्ली के आसपास के इतने भारत के बैठे हैं, ऊपर वाले के, नीचे वाले का बैठा ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं होगा नीचे समस्याएं क्या है। तो इसलिए पूरे देश से 552 लोगों को बुलाते हैं और यहाँ बैठाते हैं, बोलते हैं भाई सब मिलके कानून बनाते हैं देश के लिए। ये इनके इलेक्शन कैसे होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है हर व्यक्ति जो भी कितने उम्र से ज्यादा का है, 18+ 18 साल से ज्यादा का है, वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। आप अपने जो एरिया है, अपने एरिया के एमपी को आप वोट दे सकते हैं। ये है, ये रहेगा, यानी कि आप अपने एरिया के एमपी को वोट दे सकते हैं। पहले इसकी उम्र थी 21 साल, बाद में घटाकर कर दी गई 18 साल, 18 ईयर। वो हम आगे पढ़ेंगे किस कानून के द्वारा की गई है। पहले 21 से घटाकर ये माना गया भाई 21 साल इतनी ज्यादा रखने की क्या जरूरत है, हम 18 साल कर देते हैं। 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है। तो आप में से आप अपना एमपी चुन सकते हैं 18 ईयर से ज्यादा के हैं। तो मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई 18 का है, क्योंकि आप चुनाव नहीं कर रहे, तो कहां से 18 के हुए भाई आपको। तो ये है, ये हो गए आपके डायरेक्ट इलेक्शन, इसका हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। ये है, यानी आप अपने एरिया का एमपी कल देख कर आना कौन है आपका एमपी। और एमपी क्या करते हैं, अभी देखा था ना पार्लियामेंट की डिबेट हुई थी, उसमें बहस कर रहे थे, एमपी ऐसे ही करते हैं, नौजवान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी क्या है, एमपी है एक, 552 सदस्य में एक ये भी तो है ना राहुल गांधी जी भी।
एमपी नहीं है? राहुल गांधी एमपी है या नहीं है? इसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, मनोज तिवारी एमपी है। इसके अलावा चिराग पासवान जी क्या हैं? एमपी है। इसके अलावा गिरिराज सिंह क्या हैं? अमित शाह, नाम सुना है अमित शाह का? जयशंकर, वो कहां से चुने गए हैं? ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि ये सब के सब यहां बैठते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, एमपी। इसके अलावा कुछ लोग यहां भी बैठते हैं, उस बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में बैठते हैं, इनको भी बोला जाता है एमपी। पर इनका चुनाव कैसे होता है? यानी 552 हिस्सों में तो डिवाइड कर दिया, 250 लोगों का फिर कैसे करेंगे इलेक्शन? तो जितने भी जो स्टेट हैं, हमने बोला ना स्टेट लेजिस्लेटिव, जो भी स्टेट है, कितने स्टेट है इंडिया में? 28 स्टेट है, हर राज्य है। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली है। तो ये क्या करेंगे, इनके जो ये रहेंगे ना लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपके जो एमएलए हैं, एमएलए अपने में से कुछ लोगों को चुनेंगे। अपने में से हो सकता है या किसी भी व्यक्ति को, जैसे बिहार के जो एमएलए चुने हैं उनको आप पसंद आ गए, आप में से कोई, ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, ये बड़ी अच्छी लड़की है, कुछ आप पसंद आ गए, तो क्या रहेगा, वो क्या करते हैं, अपने में से कोई पसंद आ गया तो उसको क्या करेंगे, बोलेंगे इसको तो हम ये सोचते हैं ये हमारे स्टेट का प्रतिनिधित्व करे, हमारे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव करे। यानी जब कानून बने तो बिहार का कोई गलत न हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने में से कुछ लोगों को यहां पर भेज देते हैं। फिर बोलेंगे यहां कैसे भेजे, क्योंकि ये तो पहले 552 है, 552 है, पूरे हिस्से में कब्जाए हुए हैं। तो इन्होंने एक ऑप्शन निकाला, बोले कि ठीक है हम एक सेक्शन ये बना लेते हैं 250 का, तो हम क्या करेंगे, अपने में से कुछ लोगों को पार्लियामेंट के इस वाले सेक्शन में भेज देंगे। लोगों ने किसको चुना, एमएलए को। आपने किसके चुना, एमएलए को। एमएलए ने किसको चुना, एमपी को। और कौन से वाले एमपी को, जो आपका राज्यसभा में बैठता है। यानी कि जो बी वाले सेक्शन में, इसका सेक्शन ए मान ले, इसको सेक्शन बी मान ले, तो बी वाले सेक्शन में जो बैठते हैं उनको चुना है। भी 552 तो पहले चुने हुए हैं, अब कहां से चुनेंगे, तो कोई बात नहीं, 552 तो लोग चुन लेंगे, हम 250 को चुन लेते हैं। यानी जो 28 जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा उनके जो एमएलए हैं अपने में से कुछ लोगों को या किसी भी व्यक्तियों को चुनेंगे। कितने व्यक्तियों को चुनेंगे, 250 को। ये सेक्शन बी में बैठेंगे और इनका काम क्या रहेगा, जिस स्टेट से आए हैं, जैसे बिहार से जितने चुने गए हैं, इनका ये भी डिवाइड है कि बिहार से 10 चुने जाएंगे, यूपी से 12 चुने जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कितने कितने चुने जाते हैं। यूपी से कितने चुने जाएंगे, एमपी से 20 चुने जाएंगे, कहां से कितने चुने जाएंगे। इनका काम ये है कि कानून बने तो ये देखना कि क्या देखना, ये देखना कि बिहार का कोई नुकसान न हो जाए। पता लगा यूपी के ज्यादा लोग हैं, बिहार कोई ऐसा देश में कानून बना दिया बिहार का नुकसान हो गया। पता लगा कोई ऐसा कानून बना दिया तमिलनाडु का नुकसान हो गया। इनका ये देखना है कि जो कानून बने तो उसमें हमारे स्टेट का नुकसान न हो। ये रहते हैं, दिल्ली से भी चुने जाते हैं ये, तो उनका काम यही है। ये हैं आपके पार्लियामेंट के मेंबर। यानी टोटल मिला दे तो कितने पार्लियामेंट के मेंबर होंगे आपके, काउंट करना, दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 552 250, यानी कि 208। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं आपके, एमपी 802 होते हैं। इंडिया में इतने एमपी हैं कुल, टोटल मिला दे तो। ये है आपके सेक्शन ए के, जिसको कि लोकसभा बोला जाता है। ये है सेक्शन बी के, जिसको कि राज्यसभा बोला जाता है। लोग इसको सीधे चुनेंगे, एमएलए इनको चुनेंगे। इतने तक का क्लियर है आपको। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाएंगे, इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। ये पूछ लेंगे कि बताइए देश में कितने हैं, ये पूछेंगे लोकसभा के मेंबर कितने हैं, क्या बताएंगे, बिल्कुल। राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, ठीक है। वोटिंग की एज कितनी है,
राज्यसभा का मेंबर चुने जाने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा का एलिजिबिलिटी कितनी एज होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर के लिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा राज्यसभा होगा, क्यों ना सरपंच का भी देख ले। सरपंच के लिए कितना चुना जाना चाहिए? बिल्कुल 21 साल है। यानी सरपंच चुने जाने के लिए आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। 21 यानी 18 साल के आप वोट दे सकते हैं। 21 साल में आप क्या कर सकते हैं? सरपंच बन सकते हैं। आप सब सरपंच बन सकते हैं या नहीं? ठीक है। ये आप यानी कि सबसे पहले क्या करना है आपको? वोट देना है। फिर क्या करना है? सरपंच बनना है। फिर क्या बोलते हैं देश? ये बोलता है सरपंच बनने के बाद आपको क्या करना है? एसडीएम बन जाना है। 21 साल से ज्यादा का हो गया, फिर सरपंच बन गया, आप एसडीएम बन जाइए। फिर उससे ज्यादा उम्र हो जाएगी तो क्या है? दोनों को छोड़कर आप एमपी बन जाइए, यहां बैठिए। 25 साल है ना। फिर क्या है? 30 साल है, 30 ईयर है, तो आपको राज्यसभा का मेंबर बन जाना है। ये है, ये समझाने के लिए बोला है, पर ऐसा नहीं होता है। जो एसडीएम बन जाएगा वो क्या करेगा? ये बन के क्या करेगा? आपको क्या करना है? एसडीएम की पोस्ट सबसे अच्छी होती है ना। इतने तक का क्लियर है? आज के लिए इतना ही काफी है, या आगे बात करें? ये हम कल बात करेंगे उसके बारे में, ताकि 1 बाय 1 आपको डिटेल में बात होती रहे। पता लगा एक दिन में सारा करवा दिया तो आपके ऊपर से फ्लैट हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है? यहां तक पूछना हो तो बताइए। आपका होमवर्क क्या है? इसके अलावा क्लास 6 की एनसीईआरटी अभी ले जाना, जिन्होंने नहीं ली है, या फिर आप नेट से डाउनलोड कर लेना। क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गवर्नमेंट, हिंदी में लिखा हुआ है सरकार, वो आपको पढ़ना है। लिख लिया ना? साथ में आपको एक मैप खरीदना है, एटलस, जिसको मानचित्रावली बोलते हैं। ये रहेगा आपका। ठीक है, कुछ पूछना है ऑनलाइन?